नमस्कार दोस्तों। अपन किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के चैप्टर में थे और आज उसकी अगली कड़ी में अपन लॉ ऑफ मोशन यानी गति के नियम पे आज चर्चा करेंगे और चर्चा उस प्रश्नों की भी करेंगे जो इसमें से पूछे जाते हैं, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें किनेसियोलॉजी के बहुत टफ सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले अपन को यह समझना पड़ेगा कि ये लॉ ऑफ मोशन है क्या। अगर अपन ने ये समझ लिया कि लॉ ऑफ मोशन क्या है तो अपने को बाकी चीजें भी समझ में आ जाएगी। देखो, लॉ ऑफ मोशन का मतलब होता है गति के नियम या गति के जो भी सिद्धांत वगैरह किस तरह से कार्य करते हैं। तो सिंपली सी एक लाइन अपने को याद रखनी है, गति के नियम हमको बताते हैं कि वस्तुएं कैसे गति करती है और बल के साथ कैसे परस्पर क्रिया करती है। सिंपल सा क्या हो गया कि अपने को लॉ ऑफ मोशन बताते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस प्रकार से मोशन में आता है और वो साथ में फोर्स के साथ में कैसे इंटरकनेक्ट होके कोई भी एक्टिविटी या कोई भी क्रिया वो करता है। उसी चीज को क्या कहते हैं, गति का नियम। जैसे अगर मैं इस फोन को यहां से फेंकूंगा, जितना फोर्स लगाऊंगा ये उतनी ही दूर जाएगा। तो ये नियम ही तो है कि जितना नियम थोड़ा जितना दम लगा रहे हो, जितना बल लगा रहे हो, ये उतना ही दूर जा रहा है। दूसरी चीज मैं आपको समझाना चाहूं, अगर ये फोन मेरा टेबल पे पड़ा हुआ है तो ये जब तक पड़ा हुआ है, जब तक मैं बल नहीं लगा रहा इसके ऊपर या बाहर से कोई बल आरोपित नहीं हो रहा, यानी फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा, तो यही तो गति के नियम है जो आपको बताते हैं कि गति कब होगी और गति कब नहीं होगी और बल का इनके ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद में आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये लॉ ऑफ मोशन दिए किस व्यक्ति ने, और ये इस वजह से भी हमको जानना जरूरी है क्योंकि अपन देखते हैं कि इसका इन्वेंशन किसने किया, इनको किसने इंट्रोड्यूस किया, इनको किसी ने खोजा, इनको किसने डिस्कवर किया, ये भी अपने को बात पता होनी चाहिए। तो सर आइजैक न्यूटन जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने गति के नियम भी खोजे और साथ में जो आपके ग्रेविटी के नियम है वो भी खोजे। और ये क्या थे, महान गणितज्ञ यानी मैथमेटिक्स थे, आपके फिजिशियन थे, आपके ज्योतिष और फिलोसफर भी थे। ये भी चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब अपने को आगे जब चलेंगे तो अपने को यह भी पता होना चाहिए कि ये जो लॉ ऑफ मोशन है ये कब डिस्कवर किए गए। तो भाई ये है बात 1687 की, 1687 में इनको डिस्कवर किया गया था। और किस बुक में ये डिस्कवर हुए थे, उस बुक का नाम है फिलोसफी ऑफ नेचुरलिस्ट प्रिंसिपिया एंड मैथमेटिका। ये बुक आपको ऐसे कैसे ध्यान रखना है, बुक का नाम क्या है भाई, प्रिंसिपिया एंड मैथमेटिका, मतलब प्रिंसिपिया मैथमेटिका एक बुक है, उसके अंदर इन्होंने गति के जो नियम है उनकी व्याख्या की थी। तो हमने ये देख लिया कि गति के नियम किसने दिए, न्यूटन ने। कौन सी बुक में दिए, प्रिंसिपिया मैथमेटिका में दिया। कब दिए, आपके 1687 में दिए। गति के नियम होते क्या है, ये गति और बल के आपस में परस्पर क्रिया को बताते हैं, हमको समझाते हैं कि कोई गति क्यों होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों आता है या कब आता है। उसके बाद में न्यूटन के गति के नियमों में बताया गया है कि कोई भी वस्तु अथवा कोई भी पदार्थ क्यों तथा कब हिलता है, यानी गति करता है, और यह कब हलचल करता है। इसी का मतलब तो यह है, आज आपको यह है, ये मार्कर है, तो मैं इसको जब तक गति करवा रहा हूं तो ये क्यों गति कर रहा है, ये कब हलचल करेगा, जब मैं इस पर फोर्स अप्लाइड करूंगा। तो ये सारी चीजें आज अपन गति के नियमों में पढ़ेंगे। उसके बाद में इन नियमों के अंदर बल तथा गति के संबंध स्थापित करके गति के जो नियम है वो हमारे सामने लाए गए हैं। ये पहली लाइन में आप लोगों को मैंने समझा दी। अब आप लोगों का एक सवाल होना चाहिए कि सर जो लॉ ऑफ मोशन है होते कितने गति के नियम होते हैं। तो आप सभी को पता है 3 गति के नियम होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर दूसरा एक सवाल आता है आपके सामने कि सर बता तो दिया आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो बताओ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। वो सबसे पहले आपसे पूछ लिया कि जो गति का लॉ, जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, तो वो लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करता है। फिर गति का सेकंड लॉ किसका करता है भाई, आपके एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन की बात करता है। और जो आपका थर्ड लॉ है वो किसकी बात करता है, वो बात करता है
एक्शन एंड रिएक्शन की, क्रिया और प्रतिक्रिया की बात करता है। ये तीनों है। आज आप देख रहे होंगे आपके सामने ये 3 चित्र बने हुए हैं जो क्लास के एंड में आप लोगों को समझ में आएंगे कि ये तीनों चित्रों का इंपॉर्टेंस क्या है। एक छोटी सी समरी में आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हो कि लॉ जो आपका फर्स्ट लॉ है ये क्या कहता है, ए बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन और ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्ट अपॉन बाय ए फोर्स। ये क्या कह रहा है कि एक बॉडी यानी एक जो ऑब्जेक्ट है वो जब तक स्थिर रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई बल आप आरोपित नहीं कर रहे हो, और जो एक गतिशील वस्तु है तब तक वो गतिशील नहीं रहेगी जब तक आप कोई बल आरोपित करके उसको रोक नहीं दे। इसी को ही कहते हैं जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। उसके बाद में सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मतलब आपका जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि क्या होता है, फोर्स, फोर्स बराबर मास इनटू आपका एक्सेलरेशन होता है, ये बात बताता है। और तीसरा जो क्या बताता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये कहना चाहता है कि प्रत्येक क्रिया अपने जो समांतर क्रिया और उसके विपरीत भी उतनी ही बल के साथ कोई क्रिया होती है, इसी को कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको कहेंगे न्यूटन का गति का प्रथम नियम, या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया। और इसमें दो चीज आपको ध्यान रखनी है, सिंपल दो चीज। ये क्या कहती है, पहली चीज आपको ये कहती है कि जब तक किसी वस्तु पर कोई भी बल नहीं लगाया जाएगा तब वो उसकी जो गति है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। यानी जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बल आरोपित नहीं हो या उस पर कोई बल अप्लाइड नहीं हो। और दूसरी स्थिति क्या कहती है, कोई गतिशील वस्तु तब तक गतिशील रहेगी जब तक कोई उस पर बल आरोपित नहीं होगा और उस बल को रोक नहीं दे। यानी पहली स्थिति कह रही है कि जो रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में ही रहेगा, और जो गतिशील है वो गतिशील में ही रहेगा जब तक उन पे बल आरोपित नहीं है। और इसी चीज को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम भी इनको कहते हैं। अब आपको इनको और आसान शब्दों में अपन ये कहें कि अवस्था में जो परिवर्तन का जो विरोध होता है उसी को जड़त्व कहते हैं। अगर अपन एक जगह रुके हुए हैं तो अपन रुके हुए रहना चाहते हैं, लेकिन कोई हमको बल आरोपित करके हमारा क्या कर रहा है, इनर्शिया ब्रेक कर रहा है। तो ये जड़त्व का नियम क्या है, जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या है, विरोध करता है। यानी जो एक गतिशील वस्तु है वो हमेशा गतिशील रहना चाहती है, लेकिन अपन बल आरोपित करके उसको रोकना चाह रहे हैं, उसका इनर्शिया ब्रेक कर रहे हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपके सामने यदि कोई दौड़ता हुआ एथलीट एकदम से रुकना चाहे तो भी उसका शरीर आगे की ओर झुकता है, क्योंकि जो जड़ता है यानी जो जड़त्व का नियम है वो क्या है, अवस्था में स्थिर आने का विरोध करती है। यानी ये जो एथलीट क्या है भाई, ये एथलीट है रनिंग में यानी गतिशील है। ये जो गतिशील है ये हमेशा क्या रहना चाह रहा है, गतिशील। लेकिन आप इसको रोकोगे, बल लगा के रोक रहे हो या खुद बल लगा के ये रुक रहा है, तो क्या है भाई, थोड़ी दूर के लिए वो आगे की तरफ झुकेगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जड़त्व का नियम लागू होता है। फिर दूसरा, कार में सीट बेल्ट, कार में अचानक ब्रेक लगाने से आप देखो, अगर मैं किसी कार में बैठा हुआ हूं, मैं क्या हूं, रेस्ट की पोजीशन में हूं, या मान लो कि मैं रेस्ट में बैठा हुआ, अब मोशन चल रही है। अगर जैसे ही मैं अब गाड़ी चलेगी तो मैं भी मोशन में आ गया। अब जैसे गाड़ी के ब्रेक लगे तो मैं आगे की तरफ भागूंगा। क्यों, क्योंकि मैं मोशन में था, ब्रेक लगे, अब वो बल आरोपित हुआ और मेरी जो अवस्था है उसमें क्या है, परिवर्तन। अब परिवर्तन आ गया तो मैं आगे की तरफ जाऊंगा। और ये जा क्यों रहा हूं, जड़ता की वजह से, यानी जड़त्व के नियम की वजह से, यानी आपके लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से, क्योंकि इनर्शिया यहां पे ब्रेक हो रहा है तभी आप आगे की तरफ जा रहे हो। ये बात भी आपको समझनी है। उसके बाद में आपको देखो सिंपल सा, अगर लॉ ऑफ मोशन को अगर और कहे कि सर हमको बहुत साइंटिफिक भाषा नहीं आती, बहुत इजी भाषा में समझा दो, तो मैं एक लाइन से समझाऊंगा। भाई जो चीज गति कर रही है वो गति करते रहना चाहेगी, और जो चीज रुकी हुई है वो रुके रहना चाहेगी। अब ये क्या है, जो जड़त्व का नियम है कि अगर कोई गतिशील वस्तु को आप थोड़ी सी गति करोगे तो वो क्या करेगी भाई, उसका इनर्शिया ब्रेक होगा, मतलब उसकी जो जड़त्व है वो भंग होगा। और यानी जैसे एक गतिशील वस्तु उसको रोकोगे तब भी इनर्शिया ब्रेक होगा।
तो ये दोनों जो स्थिति है वो किसकी है भाई, लॉ ऑफ इनर्शिया की है। अब जैसे एक टेबल पे जो किताब है वो हमेशा क्या है, जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाओगे वो रेस्ट में ही रहेगी, और अपन जो भी देख रहे हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एट रेस्ट मतलब जो स्थिर वस्तुएं हैं वो हमेशा स्थिर ही रहना चाहेगी। जैसे एक टेबल पे एक बुक है, तो ये क्या कह रहा है, एक किताब पर मेज पे कब तक रहेगी, जब तक कोई उसे उठा ना ले, यानी बल कोई भी आरोपित ना कर दे। उसके बाद मैं आपको बताऊं, एक जो रुकी हुई कार है वो हमेशा रुकी हुई रहेगी जब तक कोई उसको कार को स्टार्ट करके बल आरोपित ना कर दे। फिर है तीसरा, बॉल ऑन ग्राउंड, अगर जमीन पे कोई बॉल गिरी हुई है तो वो हमेशा रुकी हुई रहेगी जब तक कोई आप बाहर से बल नहीं लगा दे। इसी प्रकार से जो ऑब्जेक्ट्स मोशन में है वो स्टे इन मोशन, यानी जो गतिमान जो वस्तुएं होती है वो हमेशा गतिमान ही रहना चाहती है, यानी रोलिंग बॉल ऑन द स्मूथ फ्लोर। अब ये क्या कह रहा है, जो चिकनी जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद क्या है, वो हमेशा लुढ़कना ही चाहेगी जब तक, अगर वो बल नहीं लगेगा कोई भी, जैसे मान लो घर्षण बल है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, या कोई दीवार आ गई तो वो क्या है, फिसलती ही रहेगी। तो ये एग्जांपल किसका है भाई, ये जो मोशन मतलब मोशन में है कोई भी चीज तो हमेशा ही मोशन में रहेगी। उसके बाद में आगे चलेंगे तो एक कार कोस्टिंग विदाउट गैस, अगर बिना गैस के कोई ढलान पे कोई गाड़ी चल रही है तो वो हमेशा चलती रहेगी जब तक आप उसको आगे से ब्रेक लगा के उसका इनर्शिया ब्रेक नहीं कर दो, रोक नहीं दो। क्योंकि पहला गति का नियम क्या कहता है, जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील रहना चाहती है, जो स्थिर है वो स्थिर रहना चाहती है। उसके बाद में क्या है भाई, स्पेस क्राफ्ट इन स्पेस, अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यान है वो हमेशा गति करना चाहता है, जब तक अपन उसको बल लगा के रोक ना दे तब तक वो हमें समांतर जो भी गति है वो करता रहेगा। आई होप आपको ये पहला समझ में आया होगा। लेकिन आपका सवाल होगा सर स्पोर्ट्स में बताओ ना, तो स्पोर्ट्स में बता देंगे। स्लाइडिंग हॉकी पुट ऑन आइस, अगर कोई बर्फ पे फिसलती हुई जो हॉकी का पक है, जो आइस हॉकी में जो पक होता है, जो ऐसे इस प्रकार की जो बॉल होती है उसको पक कहते हैं, अगर वो फिसलन में है तो हमेशा क्या है, गति करना चाहेगा जब तक उसको कोई ना कोई दूसरी हॉकी से रोक नहीं ले। उसी प्रकार से क्या है, बाईसाइकिल इन मोशन, अगर कोई गतिमान साइकिल है तो हमेशा वो गतिमान रहना चाहेगी जब तक उसको कोई ब्रेक लगाकर रोक ना ले। तो ये सारी स्थिति क्या है भाई, आपके लिए फर्स्ट की है। अब एक क्वेश्चन बनाता हूं, एक खिलाड़ी जो आज कोई भी गतिविधि कर रहा है, जैसे अपन एग्जांपल से 100 मीटर की कोई स्प्रिंट मार रहा है, तो वो ब्रेक लगाने की कोशिश क्या कर रहा है, वो गतिशील में आ गया, लेकिन जैसे ही उसकी फिनिशिंग लाइन आई तो वो एकदम से ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुक पाता, आगे की तरफ जाके हो सके उसमें अच्छा बैलेंस नहीं बने तो गिर भी जाए। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो मोशन में आ गया तो अब उसकी बॉडी मोशन में रहना चाह रही है, लेकिन आप इनर्शिया भंग कर रहे हो, इनर्शिया भंग कर रहे हो तो फिर वो बॉडी आगे की तरफ डाउनफॉल होगी इस प्रकार से। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, और ये क्या है भाई, आपका गति का जो दूसरा नियम है, न्यूटन का जो दूसरा गति का नियम है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम, या इसको त्वरण का नियम, या लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी इसको कहते हैं। अब देखना, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल, द्रव्यमान और त्वरण, यानी फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच के जो संबंध है उसको ये अपने को समझाता है कि किस प्रकार से बल बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा, किस प्रकार से अगर मास बढ़ेगा तो त्वरण घटेगा, ये सारी चीजें ये समझाता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम में उसके अनुसार किसी वस्तु पर उसका त्वरण पर क्या कह रहा है, ये इस लाइन को मतलब गौर करके देखना है कि त्वरण उस पर लगने वाले जो कुल बल है उसके क्या है, समानुपाती होगा, एक लाइन। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट है उस पर जितना जो भी एक्सेलरेशन है वो किसके समानुपाती होगा, जितना आप फोर्स लगा रहे हो। जैसे ये ऑब्जेक्ट है और मैं इस पर कितना फोर्स लगा रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट का उतना ही क्या है, एक्सेलरेशन रहेगा। लेकिन एक और लाइन है, उसके द्रव्यमान के वित कर्मानुपाती, यानी वो अपोजिट होगा। जैसे क्या है भाई, ये एक पेन है और इस पेन को मैं जितना एक्सेलरेशन लगा रहा हूं, मतलब जितना फोर्स लगा रहा हूं उतना का उतना एक्सेलरेशन होगा, लेकिन इसका मैं मास बढ़ा दूं तो मास बढ़ने के साथ साथ क्या, इसका अपोजिट एक्सेलरेशन भी क्या है, कम हो जाएगा। इस पेन की जगह मैं ले लेता हूं एक बहुत बड़ा शॉर्ट पुट टाइप का या कोई बड़ी बॉल ले लेता हूं जिसमें भारी हो, तो अगर मैं उसको ऐसा खिसकाना चाहूं तो वो क्या है, उतना एक्सेलरेशन नहीं आएगा, चाहे मैं कितना भी फोर्स लगा लूं, क्या है, उसका एक्सेलरेशन धीरे ही रहेगा। ये दोनों बात इसमें समझते हैं। इसको और इजी में करें तो जितना बड़ा बल होगा
उतना ही अधिक त्वरण या एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। लेकिन दूसरी लाइन क्या कह रही, जितना बड़ा द्रव्यमान होगा उतना ही कम क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। अब आप लोग यहां से नहीं समझोगे तो आपको कहां से समझना है। जैसे मैं अगर आपको कहूं एग्जांपल से कि एक है हॉकी बॉल, एक क्या है भाई, हॉकी बॉल, और दूसरी क्या है भाई, टेनिस बॉल है। अगर मैं आपसे ये पूछूं इनमें से दूर कौन जाएगी समान बल लगाने पे, तो समान बल लगाने पे दूर वो जाएगी जिसका मास कम होगा। तो मास किसका कम है भाई, टेनिस बॉल का मास कम है। और जिसमें समान बल लगाने पे भी कम एक्सेलरेशन प्राप्त हो, इसका मतलब क्या है, उसका मास ज्यादा है, यानी द्रव्यमान ज्यादा है। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं। देखो सबसे पहले तो इसका सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। इसका सूत्र क्या है भाई, F बराबर m इंटू ए। ये देखो F बराबर m, जो ये a आता है ना, इसको बीच में आप ये समझो कि ये इंटू है, यानी ये क्या कहता है, जहां पे जो F है उसका मतलब है फोर्स, जो m है उसका मतलब है मास, और जो a है उसका मतलब एक्सीलरेशन। मतलब फोर्स क्या होता है, फोर्स आपका अप्लाइड बाय आपका क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन। भाई जो आपका मास है और क्या एक्सीलरेशन है, ये किस पे किसके उसके बराबर है, आपके फोर्स के बराबर। उसके बाद में क्या, उदाहरण के लिए एक क्रिकेट का कैच पकड़ते समय हाथों को पीछे लेकर जाना। अब एक बात बताओ, गेंद आ रही है, अब जितना उसका द्रव्यमान होगा, जितना उसका मतलब फोर्स से जो आ रही है, उतना का उतने वो एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ जाएगी, हाथ पीछे लेंगे। क्यों भाई, वो इसी वजह से क्योंकि वहां पे क्या है, बल ज्यादा है, वो आ रही है तो उसका द्रव्यमान ज्यादा है। अब आप सोचोगे कि नहीं यार, इस एग्जांपल से तो थोड़ा सा हमको आधा आधा समझ में आया। अब देखो, पुशिंग ए शॉपिंग कार्ट। एक शॉपिंग कार्ट का मतलब आपने देखा होगा डी मार्ट में ऐसे ट्रॉली देखी होगी, ये ट्रॉली देखी होगी जिसमें आपने सामान लेके गए होंगे। इस ट्रॉली में अगर खाली ट्रॉली है तो तुम आराम से इसको बहुत कम फोर्स में भी ज्यादा तेज धक्का दे देते हो, लेकिन जब इसमें सामान डालते हो तो फिर क्या है, उतना ही बल लगाने पे ये बहुत कम की सकती है। इसी को क्या कहते हैं भाई, इसी को लॉ ऑफ एक्सेलरेशन या लॉ ऑफ मोमेंटम का नियम कहते हैं। जब आप समान बल पर धक्का देते हैं तो एक खाली कार्ट भरी हुई कार्ट की तुलना में तेज गति से चलती है, क्योंकि भरी हुई कार्ट का द्रव्यमान अधिक है। यह बात आपको समझनी है। उसके बाद में एक क्या है, किकिंग है बॉल। अब मैं आपको कहूं कि एक फुटबॉल की बॉल है, उसको अगर आपने किक किया तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन अगर मैं उसी को कहूं आप मेडिसिन बॉल को उसी स्पीड से मारो, मेडिसिन बॉल कम दूर जाएगी। क्यों, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है। उसके बाद में तीसरी है कार एक्सीलरेशन। अगर जो कार है उसमें जितना फोर्स है, जितना थ्रस्ट का इंजन लगाओगे वो उतनी ही दूर जाएगी, लेकिन उतना ही थ्रस्ट आप ट्रक में लगा लो, अगर वो आप उतना ही ट्रक में जो थ्रस्ट लगाओगे वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान बड़ा है। तो आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होगी। अब अपन थ्रोइंग ऑब्जेक्ट को अगर समझें तो मैं आपको कहूं क्रिकेट बॉल को आप दूर फेंक सकते हो या टेनिस बॉल को, तो आपको सबको पता होगा कि सर गति का सेकंड नियम लगता है, हमको पता है दूर क्या जाएगा, दूर जाएगी भाई आपकी टेनिस बॉल। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान क्रिकेट बॉल का ज्यादा होता है। तो सर हमको ये समझ में तो आ गया है। अब जैसे ही वेट उठाना, तो मैं क्या कहूंगा, भारी वजन अत्यधिक द्रव्यमान के समान गति के उठाने के लिए आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा। जैसे आपके एक बोरा है, उस बोरे में आपके जो आता है ना भूसा आता है, जो वो भरा हुआ है, आप तुरंत उसको उठा लोगे। लेकिन मैं ये कहूं उस बोरे में पत्थर भरे हुए, तो वो उतना क्या समान बल लगाने में उठेगा, नहीं उठेगा। क्यों, क्योंकि यहां द्रव्यमान का फर्क है। पहले द्रव्यमान कम था, आपने आसानी से उतना ही बल पे उठा लिया, लेकिन द्रव्यमान चेंज हुआ, वो आपसे उठेगा नहीं। अब अपन स्पोर्ट्स के एग्जांपल देख लेते हैं। रनिंग विथ बैकपैक, यानी आप एक खाली वजन के साथ दौड़ो, आप ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ दौड़ोगे, लेकिन मैंने जैसे ही बैकपैक लगा दिया। बैकपैक क्या होता है, रनिंग विथ वेट्स। अगर आप वेट बांध लेते हो, पिंडलियों पे बांधो, बैक पे बांधो, उसको बोलते हैं बैकपैक। उसके साथ दौड़ोगे तो अब आपके शरीर का द्रव्यमान ज्यादा बढ़ गया, इसका मतलब अब समय मतलब आपका जो एक्सेलरेशन वो कम हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, बेसबॉल पिचिंग। आप जितना तेज बेसबॉल को फेंकोगे उसकी उतनी ही क्या है, एक्सेलरेशन उसकी प्राप्त होगी। अगर बेसबॉल का वेट ज्यादा कर दोगे तो बेसबॉल की आपकी एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगी। उसके बाद में आपने देखा होगा
ये शॉपिंग कार्ट का, ये सारे चित्र हैं जो मैंने सारे बताए हुए। अब बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, जिसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। सबसे इजीएस्ट है। ये क्या कहता है कि दो वस्तुओं को आपस में क्रिया करती है तो वो एक दूसरे के विपरीत और बराबर परिणाम में उसी दिशा में क्या है, बल लगाती, विपरीत दिशा में बल लगाती। वापिस से देखना, जब दो वस्तुएं आपस में क्रिया करती है तो वो एक दूसरे पर बराबर परिणाम और विपरीत दिशा में बल लगाती है। जब कोई पिंड एक दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाता है। इसी को कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तीसरा नियम। अब क्या है भाई इसके उदाहरण, अगर जो तैराकी का फ्री स्टाइल है, अब तैराकी के फ्री स्टाइल में जितनी फोर्स से आप पानी को पीछे खींचोगे, पानी आपको उतनी तेजी से आगे भेजेगा। नौकायन, अगर आप जितने तेज चप्पू से पीछे पानी फेंकोगे, आपको जो नाव है वो आगे उतनी तेजी से जाएगी। लंबी कूद का टेक ऑफ, लंबी कूद का टेक ऑफ का मतलब है जितना फोर्स आप जमीन के ऊपर नीचे की तरफ लगाओगे उतना ही वो आके आपको लंबा दूर मतलब जाने में मदद करेगी। क्राउच स्टार्ट, क्राउच स्टार्ट में क्या है, जैसे ही आप क्राउच पे जितना बल लगाओगे उतनी ही अच्छी आपको स्टार्टिंग मिलेगी, क्योंकि जितना बल आप पीछे लगाओगे उतना ही वो आपको तेजी से आगे दौड़ने में मदद करेगा। शूटिंग के वक्त हाथ का पीछे जाना, मैं हाथ में शूटिंग कर रहा हूं तो जैसे ही गोली आगे जाएगी पीछे हाथ पीछे जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस क्रिया में एक पिंड गति कर रहा है दूसरा पिंड विपरीत दिशा में उतना ही बल लगेगा। फिर है रेसिप्रोकल इनर्वेशन। रेसिप्रोकल इनर्वेशन क्या है, हमारी एक मसल की एक विशेषता है, हमारी जितनी भी मसल है वो रेसिप्रोकल इनर्वेशन में काम करती है। यानी मेरी एक मसल है अगोनिस्ट, यानी जो काम कर रही है, प्राइमरी कोई काम को निभा रही है, तो दूसरी उसके विपरीत जो मसल है वो अपोजिट काम करेगी। यानी जितना समान बल इसको काम करने के लिए लगाना पड़ेगा, दूसरी मसल विपरीत रूप से काम को रोकने के लिए, काम का विरोध करने के लिए उसकी विपरीत दिशा में लगाती। इस चीज को कहते हैं रेसिप्रोकल इनर्वेशन। फिर आपको मैं हर गेम के अनुसार बता देता हूं। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल में क्या है, बॉल को किक मारना, जैसे किक मारोगे, जितना आप दम लगा के किक मारोगे तो आपका पैर भी उतना जाएगा और बॉल आगे की तरफ जाएगी। उसके बाद में क्या है, गोलकीपर का जो भी कैच है, तो अगर कोई भी आप कैच कर रहे हो कुछ भी उसमें, उसके बाद में बास्केटबॉल में जंप करना, मतलब जंप आप नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो तो ऊपर की तरफ जा रहे हो। ड्रिबल में जितना आप ड्रिबल करोगे बॉल उतनी तेज आपके पास आएगी। थोड़े और सारे एग्जांपल से ये भी अपन समझ लेते हैं कि जैसे अमेरिकन फुटबॉल में टैकलिंग, ब्लॉकिंग, टेनिस, ये सारी चीजें। जो टेनिस में क्या है भाई, हिटिंग बॉल विथ रैकेट, आप जितना रैकेट को तेज मारने की कोशिश करोगे रैकेट पे भी उल्टा फोर्स पीछे की तरफ आता है। तो कुल मिला के या आपके जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है इसके बारे में ये सारी चीजें बताता है। कुछ एग्जांपल और है अगर आप लोग देखना चाहो तो, जैसे स्मैश देते हैं शटल को, तो वो जितना स्मैश आगे की तरफ करते हैं तो शटल पे भी उतना बल पीछे की ओर लगता है। उसी प्रकार रनिंग में और स्प्रिंटिंग में होता है, उसी प्रकार स्विमिंग में होता है, पुशिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, जमीन की तरफ भी यही होता है। पानी को पीछे की धकेलने में, या स्केटिंग है या आइस हॉकी है, उसमें भी यही सेम क्रिया चलती है। तो खूब सारे एग्जाम्पल है आपके, साइकिलिंग, पैडलिंग, बॉक्सिंग, पंचिंग, गोल्फ, स्ट्राइकिंग, कहीं सारे भरमार एग्जाम्पल है आपके थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। मुझे पता है आप लोगों को आराम से बहुत अच्छी भावनाओं में ये समझ में आया होगा तीनों जो लॉ ऑफ मोशन आज की क्लास में। मुझे पता है क्लास छोटी है, लेकिन लॉ ऑफ मोशन अपने आप में बहुत बड़ा एरिया होता है। अगर अपन इसको ध्यान से 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे समझ में आएगा। जो इस बैकग्राउंड के नहीं है वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये तीनों लॉ ऑफ मोशन किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और क्लास में। जय हिंद, जय भारत।